उम्र में बहुत छोटे हैं, भाई समझे। और इस विद्यालय को एक नया आयाम देने वाले मेरे छोटे छोटे नन्हे भैया और बहन, आज का ये जो अभिभावक गोष्ठी है सचमुच में एक ऐतिहासिक गोष्ठी है इस विद्यालय के निर्माण काल में, क्योंकि ये विद्यालय लगभग 50 वर्ष की आयु को प्राप्त कर रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस विद्यालय के विकास के क्रम में आया है, लेकिन विद्यालय कहीं न कहीं नई ऊंचाई, नए तरीकों से, नए संघर्ष से आगे बढ़ता गया। विद्यालय ने कोरोना की एक विषम परिस्थिति को झेला है। विद्यालय ने अपनी स्वयं की व्यवस्था से भी संघर्ष करके आगे बढ़ा है और आज विद्यालय ने वो कर दिखाया है जिस पे भागलपुर जिले को गर्व है। कहा जाता है कि अगर कोई शहर अच्छा है, शहर के लायक उसकी व्यवस्था है, तो उसमें यातायात के साधन अच्छे होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा होती है, वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य, स्कूल अच्छे होते हैं, महाविद्यालय अच्छे होते हैं, और उसके बाद एक अच्छी सोसाइटी होती है जिसकी सुरक्षा सरकार करती है। और सरकार के द्वारा जितने भी संबंधित इकाई हैं वो उस नगर में होता है। और मैं भी जब आया यहाँ पे तो लगा कि भागलपुर में क्या नहीं है। तो एक मन में आया कि भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं, फिर दूसरा मन में आया कि और क्या भागलपुर में नहीं, तो भागलपुर में सिक्योरिटी के रीजनल ऑफिस नहीं है, डिफेंस एकेडमी का कोई यहाँ रीजनल ऑफिस नहीं है, सारा पटना या किशनगंज से मॉनिटर होता है, उसको हटा दीजिए। तो इसी क्रम में कहीं से एक ऐड निकला और हमारे सारे लोगों ने कहा कि आप ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। लोगों ने कहा कि एक अवसर आया कि जो भागलपुर को आप पहचान दिला सकते हैं। तो हम लोगों ने उसके बारे में सोचा, अप्लाई किया, परिश्रम किया, डिफेंस एकेडमी, सेना भवन, जितने भी भारतीय सेना के जगह हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे भी गया और इस उल्लास के साथ गया। मन में एक ही बात थी, लड़कों का सैनिक स्कूल तो बहुत है, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं लड़कियों का सैनिक स्कूल इस भागलपुर में खोलूँगा। जो सोचता है राह ईश्वर बनाते हैं। और एक दिन आया 3 फरवरी 2022, जो कि इस विद्यालय का निरीक्षण डिफेंस के सुपर जो अथॉरिटी हो, जो ब्रिगेडियर सर आए, सैनिक स्कूल नालंदा के प्राचार्य आए, JNV के प्राचार्य आए, खुद DM साहब, ADM साहब को चार्ज दे करके भेजे। विद्यालय का निरीक्षण हुआ, विद्यालय के भौतिक संरचना, शैक्षिक संरचना, आवासीय संरचना, तमाम बिंदुओं पे गहन निरीक्षण हुआ, पेपर चेकिंग हुआ, स्कूल का रिजल्ट देखा गया कि भाई स्कूल का रिजल्ट कैसा, हम सैनिक स्कूल खोलते हैं और स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो हमने उनको विगत 10 वर्षों का रिजल्ट दिखाया और अपना विद्यालय विगत 7 वर्षों से 100% रिजल्ट देता है, 100, कोई फेल नहीं। और 4 वर्षों से तो भागलपुर का टॉपर 12 में इसी विद्यालय का होगा, आने वाले वर्ष भी होगा। तो इन सारी बातों का जब वो साक्ष्य और प्रमाण के साथ अध्ययन किए और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के रक्षा मंत्रालय में रखा गया, तो जो प्रथम बार जो 21 सैनिक स्कूल की मान्यता मिली थी, उसमें बिहार को 1 मिला, जो कि बटहा समस्तीपुर को मिला, और हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि उस समय मानदंड था 9 एकड़ भूमि, 9 एकड़ से 15 एकड़ की भूमि चाहिए। हमारे पास 7.6 एकड़ भूमि है,
भूमि में तो झूठ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सीओ साहब खुद रहते हैं, एडीएम साहब डीएम साहब खुद रहते हैं, जो पोजीशन है वो दिया जाता है, फिर सेना के लोग देखते हैं। और सारा डॉक्यूमेंट जब आया और सैनिक स्कूल की कुछ कमी कम किए एरिया में, और पहले वाला में तो 100 करोड़ डिपॉजिट होना चाहिए। अब कोई विद्यालय है जिसको 100 करोड़ डिपॉजिट होगा इस छोटे से शहर में? तो सरकार ने इसको थोड़ा सा कमाया, थोड़ा घटाया, और इतना घटाया कि जिसके क्राइटेरिया में ये विद्यालय भी आ गया। और आज से 3 माह पहले इस विद्यालय को सैनिक स्कूल के रूप में एक मान्यता मिल गया। तो बहुत सारे पत्रकार सम्मेलन हुआ, अभिभावकों में सूचना दी गई, लेकिन अभिभावक यही पूछते थे कि इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो हमने जितनी मेरी क्षमता थी, सचिव महोदय थे, अध्यक्ष महोदय थे हमारे डॉक्टर सीबी सिंह जी, पत्रकारों को पूरे क्षमता के साथ हमने उनको समझाया कि चूंकि ये भागलपुर का विद्यालय है, तो भागलपुर के लोगों को कहीं बाहर जाकर के सैनिक स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरा कि सैनिक स्कूल जहाँ बनता है वहाँ के आसपास के एरिया का बहुत द्रुत गति से, बहुत रैपिडली डेवलपमेंट होता है। मैं खुद उसका गवाह हूँ कि 2012 में जब नालंदा सैनिक स्कूल राजगीर से उठ के नालंदा में आया था, पावापुरी के पास, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। 12 किलोमीटर तक पैदल, उस समय टोटो भी नहीं हुआ करता था, साइकिलिंग कर करके नालंदा से मैं कभी कभी जाता था वहाँ, क्योंकि मेरी बच्ची का सेंटर वहीं पड़ता था 12 का, तो मैं जाता था 10-12 दिन तो लगातार जाने का अवसर पड़ा। और मैं आज से 8-9 दिन पहले मैं गया था वहाँ पे। इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आप समझ नहीं सकते हैं। और सैनिक स्कूल के कारण राज्यपाल का आना जाना, सुरक्षा की व्यवस्था होना, और शहर में एक नया आयाम लगता है। आप यहाँ भी देखेंगे 1-2 वर्षों के बीच कि यहाँ पे क्या परिवर्तन हो, आप साक्षात्कार लेंगे। तो मैं शहर के लिए बताया, समाज के लिए बताया। अब यहाँ जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब है इनको फ़ायदा देने का। तो अभी 16 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन 6 क्लास में अप्लाई करने के लिए खुला हुआ है। और ये जो टेस्ट लेगा वो NTA लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई मेंस लेती है या मेडिकल का नीट लेती है, वही एजेंसी है, वो इसका परीक्षा लेंगे और इसका फॉर्म ऑनलाइन भराया जाएगा। अभी 16 दिसंबर तक डेट है। आप लोग सैनिक स्कूल एडमिशन टेस्ट 2024-25 में जब साइट पे जाएंगे तो उसमें चरणबद्ध रूप से आप डेटा को भरते जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन यह है उसमें, जो कि मुझे जो बच जाएगा हमारे भाई प्रभारी प्रधानाचार्य जी बताएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली उस साइट पे गए तो जहाँ तो उसमें क्या करना है कि उस पर जाना है, जाने के बाद नाम जो आपका डिटेल्स है वो देना है। कुछ सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड रहता है तो वो लगते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगता है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र लगता है। फिर दूसरा एक है कि जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का एक, आप उसके छात्र हैं, उसका एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो उसका फ़ायदा क्या है? तो हमने बताया कि जो आप एक प्रूफ अपलोड करते हैं आधार कार्ड, तो उससे है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सरकार को सही में पता चलता है, और वह डेट ऑफ बर्थ जो है आयु सीमा है वह 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच है। तो एक सर्टिफिकेट हो गया एज का। दूसरा, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड होना है, ताकि आपको उस कैटेगरी में अगर बच्चा अगर कट ऑफ कम गया तो उसका फ़ायदा उसको मिल सकता है। तीसरा है स्कूल का सर्टिफिकेट, ये अपलोड करना है। इससे स्कूल के बच्चे को फ़ायदा होता है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, क्योंकि ये सैनिक स्कूल में 2 एंट्री गेट है। एक है 60% रूट बोलते हैं उसको, दूसरा है 40% रूट। 60% रूट में क्या होता है कि पूरे देश
पूरे देश से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के बच्चे उस रूट के लिए भरते हैं, ठीक है। और उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। उसमें टोटल बच्चा जो फाइट करता है वह टोटल स्कॉलरशिप के लिए, कि हम सैनिक स्कूल कंप्लीट कर गए, अब मेरी पढ़ाई मेरी जिम्मेवारी, अब भारत सरकार की जिम्मेवारी है, तो उसका कट ऑफ हाई होता है। एक हो गया। दूसरा एक रूट है जो 40% रूट है। 40% में है कि जिस स्कूल में सैनिक स्कूल है, अगर उस स्कूल के कक्षा माने क्लास 5 के बच्चे अगर उसको भरते हैं तो वो स्कूल एक सर्टिफिकेट देगा अपने बच्चों को कि ये मेरे यहाँ इस 5 क्लास में पढ़ रहा है, और उसमें भरना पड़ेगा कि ये 40% रूट, उसमें 40%, उसमें क्या होगा कि किसी का 70-75 कट ऑफ अगर 60% जनरल में ऊपर जाता है तो जो अपने स्कूल का बच्चा है उसको 40% में ही हो जाएगा, उसका नाम निकल जाएगा, ठीक है। एनटीए निकाल देगी उसको कि भाई ये उस स्कूल के हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया में पढ़ते हैं, गणपत राय सलारपुरिया का कैसे मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये दोनों विद्यालय एक हैं, दोनों के प्रधानाचार्य एक हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य एक हैं, सचिव एक है। अब कोई लैंड दान देते हैं तो उनके नाम से एक भावना से उनके नाम से चलता है, कोई थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो उनके नाम से कोई रूम बन जाता है। वस्तुतः ये दोनों विद्यालय एक ही है और हम यहाँ के बच्चे ही वहाँ के बच्चे हैं। तो चूँकि मैं ही हूँ तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू कराऊंगा ताकि इन बच्चों को सैनिक स्कूल जो भागलपुर में खुला है उसका लाभ मिले। दूसरी बात है कि अब एक मन में और आप लोगों को बातें आ रही होंगी, क्या मेरे बच्चे अगर बहुत अच्छे हैं और वो 60-40 वाले रूट में भर दिए हैं तो क्या 60% वाला का लाभ नहीं मिलेगा क्या? तो उसमें एक कॉलम है, उसमें एक कॉलम है 60+ 40%, दोनों रूट वाला में भर दीजिएगा। अगर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, अगर उसको कट ऑफ में जनरल में जो भारत के अन्य बच्चों के तरह जनरल में उसका अगर रिजर्वेशन अगर है तो रिजर्वेशन में कट ऑफ जा रहा है तो उसको वहाँ लाभ मिलेगा। मान लीजिए उसका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो उसको लाभ 40% वाला भी मिल जाएगा। इसका मतलब सरकार को पता रहेगा कि ये लड़का 60 में भरा है लेकिन जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में भी सैनिक स्कूल है। तो अगर इस तरह से हम अगर भरते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा वो भी मैं कुछ संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल 2 मोड में चलता है। एक मिनट ध्यान से भैया सुनेंगे, चूँकि आपके लिए ज़रूरत है, माता पिता तो आपको सहयोग देंगे। एपीजे कलाम सर का नाम सुने हैं ना? क्या बोलते हैं? उन्होंने एक बात कही थी, छोटा स्वप्न देखना अपराध है, स्वप्न हमेशा ठीक है ना। तो एक बड़ी बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब लाभ क्या मिलेगा उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर बच्चा 2 रूट हम बताएं, एक पीपीपी मोड में पूरे देश में सैनिक स्कूल चलता है, दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। अपना विद्यालय जो है वह 4th नंबर ग्रुप में आया है, डी ग्रुप में। पहले ये बिहार क्षेत्र झारखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पहले सेना ने कमांड कोर ग्रुप में बांटा था पूरे राज्य को, ठीक है। जैसे आप लोग जानेंगे 9GR, नॉर्थ कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ कमांड। सैनिक स्कूल के में इस बार नया रक्षा मंत्री किए हैं कि इन्होंने 8 ग्रुप में पूरे देश के सैनिक स्कूल को बांटा है। तो जिसमें डी ग्रुप में अपना स्कूल है और डी ग्रुप में भारत के सर्वश्रेष्ठ सैनिक स्कूल सब हैं, जिसमें भारत का 2nd नंबर का स्कूल है सैनिक स्कूल नालंदा रेटिंग में, वो हमारे मेंटर हैं। तो सैनिक स्कूल नालंदा है, सैनिक स्कूल डुमरी तलैया है, सैनिक स्कूल गोपालगंज है और सैनिक स्कूल पुरुलिया। ये 4 सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट रन करती है, ये 4 सैनिक स्कूल हमारे ग्रुप में हैं। और जो पीपी मोड में चल रहा है, जो कि स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सैनिक स्कूल चल रहा है, उसमें हमारे ग्रुप में 3 हैं।
एक है सैनिक स्कूल बठा समस्तीपुर, सैनिक स्कूल पटना केशव विद्या मंदिर और गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर। कुल मिला के 4 गवर्नमेंट रन हैं और 3 पीपी मोड में हैं। तो ये ग्रुप आएगा। अब इसमें लाभ 2 चीज़ का लाभ है। 50% अगर मैंने यहाँ 100 बच्चों के लिए अगर अप्लाई किया है तो 50% बच्चे जो हैं उनको इस विद्यालय में छात्रवृत्ति मिलेगा और वो सरकार देगी, भारत सरकार छात्रवृत्ति देगी। तो इसमें हो सकता है कि सारे लोग 60% वाले रूट से आ जाए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ से भी बच्चे निकल कर के उस रूट में जाएं। लेकिन जहाँ तक हमको जैकब सर, ब्रिगेडियर सर बताए थे कि 50% लोगों को आपके यहाँ छात्रवृत्ति मिलेगी। तो सरकार की छात्रवृत्ति है वो आपको मिलेगी। अब आपके मन में रह रहा होगा कि ये बहनों को भी छात्रावास में रहने का अवसर मिलेगा, सेना का ट्रेनिंग मिलेगा। हाँ, मैं हाँ बोलता हूँ क्योंकि मैं इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी अपने विद्यालय में 1 माह के अंदर ही 2 सेना के रिटायर्ड अफसर आएंगे जो कि हॉस्टल को देखेंगे, और इनका रूटीन टाइम जो है वह 6 आवर का होगा। और इनमें कोई भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बच्चे ज़्यादा भागलपुर को बढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे रहेंगे, आसाम से रहेंगे, बिहार से रहेंगे, तो सारे बच्चे यहाँ रहेंगे। टोटल 100 का बोर्डिंग रहेगा, बहनों का भी रहेगा और भैयाओं का भी रहेगा। एक मन में आ रहा है कि हम लोग को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? भैया एकदम अभी नहीं खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। अब उसमें मन होगा तो मैं, जब मेरी जानकारी जहाँ तक है, आप लोगों को फीस विद्यालय में जमा करना है। जो उसका फ़ी है वो विद्यालय में जमा करना होगा। जो सैनिक स्कूल सरकार आपके बच्चों के लिए तय करेगी वो आपको जमा करना है। और सरकार आपके डिटेल्स को विद्यालय भेजती है और सरकार के पास भी आपका डिटेल्स रहता है। और वो सेना का वेलफेयर मंत्रालय एक अलग ही है, जो वेलफेयर स्कीम के तहत सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कॉलरशिप देती है। और सैनिक के जो बच्चे हैं अगर उस कोटा से अगर जाते हैं तो उनको वेलफेयर स्कीम के तहत में स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि आपके निजी खाता में वो जाएगा। तो एक ये जानकारी थी। अब मन में होगा कि बच्चों का ड्रेस क्या होगा, बच्चियां अगर मेरी रहती है तो रहेंगी, कैसे रहेंगे? तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो सेना का ड्रेस है, बच्चों का ड्रेस जो सैनिक स्कूल के रहेंगे उनको ये ड्रेस नहीं है। उनके लिए सैनिक का ड्रेस जो होता है, जो सोल्जर पहनते हैं खाकी, वो रहेगा। उनके पीटी टीचर्स अलग रहेंगे। क्लासरूम में भी वो सैनिक ड्रेस में रहेगा। उनका अलग ट्रैक सूट रहता है, उनके अलग ड्रेसेज वगैरह रहते हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और उनका डाइट चार्ट अलग होता है, क्योंकि उनको 4 घंटा ड्रिल करना पड़ता है पढ़ाई के साथ। तो और ये सब के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है, जो कि मैं बोल करके वाणी को विराम दूंगा। अच्छा था कि जब मैं गया था दिल्ली सेना भवन, तो मैंने वहाँ जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी थे, आप समझ सकते हैं कि जनरल रैंक के थे, तो हमने पूछा था कि व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ हैविंग सैनिक स्कूल इन माय स्कूल। मेरे विद्यालय में सैनिक स्कूल खुल रहा है, इससे क्या फ़ायदा है और व्हाट इज एम ऑफ इट, इसका उद्देश्य क्या आप लोगों ने रखा है? क्योंकि पूछ करके अच्छा रहता, मन में शांति रहती है। तो ये जितने भी लोगों को स्कॉलरशिप या ट्रेनिंग सरकार देगी, उसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि इन बच्चों को सेना का अधिकारी बनाना। ये IIT डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने के लिए सैनिक स्कूल में नहीं रहेंगे। कोई बन जाता है, मना भी नहीं है, लेकिन इस ट्रेनिंग का एकमात्र उद्देश्य होगा कि इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जो सैनिक स्कूल के बच्चे रहे हैं वो सेकेंड लेफ्टिनेंट, अब तो सेकेंड लेफ्टिनेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट इनका सबसे कम दर्जा जो है वो लेफ्टिनेंट का। तो ऐसा जज्बा बनाने के लिए ही
सरकार ने चला रखा है सैनिक स्कूल को। अब कुल मिला के 2025 के अंत तक 100 सैनिक स्कूल पूरे देश में हो जाएगा। अभी 68 सैनिक स्कूल, 33 जो है वह सरकार चला रही है और बचा हुआ जो है 32 या 31 है वो पीपी मोड में चल रहा है। एक अवसर है सरकार के साथ काम करने का, एक अवसर है अपने विद्यालय के अभिभावक, अपने विद्यालय के भैया बहनों को एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने का एक इस विद्यालय का प्रयास है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और इन छोटे नन्हे मुन्ने भैया को एक ऑफिसर्स लाइफ की ओर प्रेरित करेंगे। आपके मैं एक आग्रह अंत में और भी करूँगा कि आपके जो भी इष्ट मित्र जो अपने बच्चे को सेना के गौरवपूर्ण परंपरा से जोड़ना चाहते हैं तो आपसे आग्रह होगा कि आप इस विद्यालय को चुनें। अगर आप भागलपुर के हैं, मुंगेर के हैं या बांका के हैं, पूर्णिया के हैं तो इस विद्यालय को चुनें, क्योंकि 40% रूट इस विद्यालय के द्वारा ही आपको मिलेगा। आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो 60% में स्कॉलरशिप लेगा, लेकिन अगर इस विद्यालय को चुनते हैं तो आपको कहीं न कहीं अपने विद्यालय के अपने भैया बहनों का, अपने पालियों को एक अवसर देने का मौका मिलेगा। आप लोग मुझे सुने, आए, आप पधारे। मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।